चलिए अभी करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, पीरियोडिक फंक्शन। बस चलिए लिखे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, मतलब डोमेन रेंज हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? इनवर्स में तो पढ़ा था ना हमने, इनवर्स रिलेशन में भी हमने पढ़ा था, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, लिखिए लेट एफ मैप्स let f maps a to b, let f maps a to b। अच्छा, हमें एक चीज़ हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते थे? जो 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है। जो इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। इसका मतलब जो 1 1 फंक्शन होगा और जो ऑन टू फंक्शन होगा, दोनों होगा, उसी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? तो लिखिए इसमें लेट एफ मैप्स ए टू बी बी अ 1 1 बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, बी अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। then there exists a unique function g maps b to a, g maps b to, अभी क्या था? a to b था ना, तो अभी क्या हो जाएगा? b to a हो जाएगा। सच दैट यहाँ पर क्या था? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था? f ऑफ x जो y तो था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? g ऑफ y इज इक्वल टू x। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए दोनों को। यहाँ पर ये x और y क्या है? ये x और y जो हम ले रहे हैं, x क्या है? ये x क्या है? अगर हम a टू b निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? तो x की वैल्यू जो है वो a से बिलोंग करनी चाहिए, y की वैल्यू b से बिलोंग करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो डोमेन है ना, और ये रेंज है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू रखते हैं वही तो डोमेन होता है, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है उसी को तो रेंज कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल, क्या लिखेंगे? किसका साइन है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ले लेना है। x जो होना चाहिए वो a का ही एलिमेंट होना चाहिए, y किसका होना चाहिए? b का ही होना चाहिए। उसके आगे लिख लीजिए देन g इज सेड टू बी, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। क्या? इनवर्स ऑफ f। g जो है वो किसका इनवर्स है? f का है। पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? g इज इक्वल टू f इनवर्स लिख सकते हैं? बोले लिख सकते हैं? f इनवर्स, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए f इनवर्स b टू a। क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। g कहने का मतलब f इनवर्स b टू a, यही तो हो रहा है। पक्का? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो निकल कर फंक्शन आएगा, इधर देखिए, इसके अंदर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो इसके पहले जब ऑर्डर्ड पेयर इसमें आता था तो ये क्या आता था? एक x आता था, फिर उसके बाद y की वैल्यू हो जाती थी।
मतलब पहले x आएगा फिर f ऑफ x आता था। y का मतलब क्या है, f ऑफ x ही तो है। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पहले क्या बनेगा, x फिर f ऑफ x, ऐसे ही बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर f इनवर्स हो गया उल्टा, तो क्या होना चाहिए, f ऑफ x पहले आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का, कोई डाउट। लिखिए यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, x कॉमा f ऑफ x ठीक है। किससे बिलोंग करना चाहिए, f ऑफ x कॉमा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर देखिए, f ऑफ x कॉमा x आ जाएगा, तो x कॉमा f ऑफ x किससे बिलोंग करना चाहिए, f से, मतलब इसका ठीक इन्वर्स फंक्शन से f से बिलोंग करना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा, g फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g फंक्शन या g का सॉरी f का इन्वर्स, दोनों का मतलब सेम। हमने पहले लिख रखा है ना, डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो f फंक्शन का ये क्या था, तो g फंक्शन का वो क्या है, रेंज, इसका ये क्या है रेंज, तो उसका क्या है डोमेन। मतलब f फंक्शन का जो डोमेन है वो g फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज, और जो f फंक्शन का रेंज है वो g फंक्शन का क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम लिख रखे हैं, कोई ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत है नहीं। नोट लिखिए, नोट, उसमें हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि इन्वर्स फंक्शन कैसे पता करना है। समझ में आ रहा, इन्वर्स अगर किसी फंक्शन का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए, ओनली वन ऑन टू फंक्शंस, ओनली वन ऑन टू फंक्शंस। सीधी सी बात है, इन्वर्स हम किस फंक्शंस का निकाल सकते हैं, जो वन है और ऑन टू है उसी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो लिखा पहला, ओनली वन ऑन टू फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, सिर्फ यही फंक्शंस इन्वर्टिबल होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर। अब उसके नीचे लिख लीजिए स्टेप्स टू फाइंड इन्वर्स, स्टेप्स टू फाइंड इन्वर्स। पहला स्टेप लिखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहला स्टेप लिखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो f ऑफ x के जगह पर क्या रख देंगे, y रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जैसे f ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा दिया है, तो f ऑफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, तुरंत y रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड पॉइंट में लिखिए, सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा इधर देखिए, f ऑफ x की जगह पर y रख देंगे तो राइट हैंड साइड में सब हर जगह पर x आएगा, तो हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, y को राइट हैंड साइड में। मतलब x जो होना चाहिए वो y के टर्म्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी कुछ इस टाइप का गिवन होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो ये y है, क्या है ये, तो y जो है वो किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। तो अब हम क्या करेंगे, x के टर्म्स में y को लिखेंगे, मतलब x लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, y राइट हैंड साइड में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या लिखा अभी आप लोगों ने, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तभी करेंगे, इफ पॉसिबल। क्लियर। थर्ड स्टेप, टू एक्सप्रेस f inverse, to express f inverse as a function of x, as a function of x, इंटरचेंज x एंड y। जैसे ही x जो हो जाएगा y के टर्म्स में हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y रख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर x रख देंगे, क्योंकि जो हमारा फंक्शन होते हैं वो x के टर्म्स में ही होने चाहिए।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक्स के टर्म्स में होने चाहिए। तो अभी क्या करेंगे? टाइम पास नहीं, अच्छा क्वेश्चंस करेंगे क्या? ठीक है। देखिए एफ मैप्स आर टू आर, क्या बोल रहा है? आर टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, क्या बोला है? आर टू आर प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कि डोमेन, ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? रियल नंबर है, और उसका रेंज क्या है? रेंज पॉजिटिव रियल नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डोमेन एक्स की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो उसको सॉल्व कर कर जो निकल कर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही निकल कर आएगा सॉल्व कर कर। क्लियर? और एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स वो दे रखा है 10⁻x + 1, यही है ना? हाँ यही है, चलिए यही है। y x + 1, हाँ इसका आप लोगों को क्या निकालना है? बोलिए इनवर्स कैसे निकालेंगे? कुछ बता सकते हैं? अरे सीधी सी बात, जो स्टेप लिखा है उसी को करेंगे। पहला स्टेप क्या था? एफ ऑफ एक्स पर क्या रख देंगे? रख दे क्या यहाँ पर? y = 10⁻x + 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड में y। अब ये x को कैसे इधर भेजेंगे? इस x, ये तो इंडिसेस में है ना, पावर में कहाँ पर है? तो ये पहले नीचे तो होना चाहिए, इसको नीचे लेकर आएंगे। अब अपने मन से तो उठाकर लेकर नहीं आ सकते, कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसा है क्या कि इसको नीचे लेकर आना है तो अपने मन से नीचे लिख दिया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्या करेंगे? दोनों साइड हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे? मैथ्स में कुछ भी करेंगे तो उसका क्या है? प्रूफ है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ करते हैं तो उसका रीज़न होना चाहिए, वरना अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर a = b प्रूफ करना है तो उसमें कुछ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों साइड में करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि दोनों साइड 0 मल्टीप्लाई कर दिया और 0 आ गया प्रूफ। ऐसा होता है, कुछ लोग कर सकते हैं कि अगर a = p प्रूफ करना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 0, 0 हैंस प्रूव्ड। तो ऐसा नहीं कर रहा है, कुछ रूल होते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे? ये कैसे नीचे आता है? लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? log y हो जाएगा। इधर लॉग लेंगे, हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ है log of x⁴ a, तो इसको हम लिख सकते हैं a log x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अगर यहाँ पर log लेंगे तो x + 1 कहाँ आ जाएगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log of 10 कितना होता है? 1। तो ये 1 हो गया। यहाँ से क्या हो गया? log of y = x + 1 हो जाएगा। अब x को इधर भेज दें, ठीक इसी को उल्टा कर देते हैं। x = log y अपने जगह पर, और 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। तो x जो हो गया y के टर्म्स में आ गया कि नहीं आ गया? x जो है y के टर्म्स में आ गया। और कोई डाउट? अब क्या करना होता है? लास्ट स्टेप, x और y को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y = log x - 1। समझ में आया? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो ये क्या निकल कर आया है? इन्वर्स निकल कर आया है। किसका? इसका। लेकिन ये भी तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f मैप्स पॉजिटिव रियल नंबर टू। अब ये जैसे y हो गया ना, ये f ऑफ x लिख सकते हैं इसको हम। क्या इसको लिख सकते हैं? f ऑफ x। ये वाला f ऑफ x नहीं है, इसका इन्वर्स जो हमने निकाला है वो है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
एक्स ही है ये, जी ऑफ वाई है ये, क्या है ये, लेकिन हमें फंक्शन निकालना है तो एक्स के टर्म्स में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर क्या लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है, इन्वर्स है, और इन्वर्स है तो इसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन। तो यहाँ पर एफ मैप्स क्या निकाल देंगे, पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर। ये कंडीशन लिखना जरूरी है, इसको नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, माइनस हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा जीरो तो ठीक है, माइनस हो जाता है नंबर, उस चीज़ को ध्यान रखना है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए एफ ऑफ एक्स जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ से 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू आ गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, f इनवर्स, ये f इनवर्स ही तो है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/3, निकल कर आ गया एफ इनवर्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सिंपल। कोई भी फंक्शन है, क्या है, अगर उसका आप इन्वर्स निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 1। 5 का इन्वर्स क्या होता है, 1/5। 5 का इन्वर्स क्या होगा, अभी आप ही का इन्वर्स कर दिया जाए तो सब नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो जब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे किसी भी डोमेन का, यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए f maps 1 to infinity x प्लस 1/x, ये दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल, एफ ऑफ एक्स के पर क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यही हो जाएगा ना, x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b, और c की वैल्यू क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था भाई, x निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, यही तो होता था। तो x इज इक्वल टू -b, y की वैल्यू क्या है, अरे माइनस हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो बताते क्यों नहीं है, बस उसको तो ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ हमेशा सही होगा, प्लस माइनस में गड़बड़ी भी तो हो सकता है, तो उसको तुरंत देखना बताना है। तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू -y है, तो -y और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये x है तो x का मतलब क्या हो गया, f इनवर्स x, तो y की जगह पर क्या रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन,
हो गया कि नहीं हो गया? पक्का क्लियर है? दिख रहा है यहाँ पर डोमेन क्या था? 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम 1 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो रेंज जो निकल कर आता था क्या होता था? 2 से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x की जो हम वैल्यू रख सकते हैं वो क्या रख सकते हैं? 2 से इन्फिनिटी। तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, चेक कर लेना है कि 2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू यहाँ पर रखने से इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं कि नहीं? अब हमें पता है कि इसका जो रेंज है इसका तो डोमेन हो जाएगा ना, तो 2 हम यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 - 4 0। बिल्कुल ये 0 हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में है ही नहीं, ये 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर वाला कभी निगेटिव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये कंडीशन क्लियर है। तो ये आंसर है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा कोई वैल्यू होता जिसको यहाँ पर रखने से ये अंडर रूट के अंदर वाला वैल्यू निगेटिव आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं उस केस में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सारे वैल्यूज रखने से ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये इन्वर्स है, एफ इन्वर्स हो गया ये। कोई डाउट? पक्का? कौन वाला एक्स नहीं समझ में आया? ये करने के बाद क्या करते थे? एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते थे, वाई को एक्स के रिप्लेस करते थे। इसके ऊपर वाला ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा गिवन होता है ax प्लस AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। जब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है AX² प्लस BX प्लस C, तो x² के कोफिशिएंट को a मानते हैं, x के कोफिशिएंट को b मानते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू को c मानते हैं। तो यहाँ पर x निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं? वो होता है x इज टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आता कहाँ से है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कहाँ से आता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक तरीका होता है। एक तो आपने सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, सीखा है कि नहीं सीखा है? एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नाम सुना है? क्या फॉर्मूला? क्या? हाँ, ये जो फार्मूला आया है ना, ये फार्मूला कहाँ से आया है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही आता है। मिडिल टर्म स्प्लिट से थोड़ी आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे तभी आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? करिए, नोट कीजिए इसको। कल से कुछ दिन के लिए मैथ्स की क्लास ऑफ रहेगी। मैं सोचा आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए हैं तो थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट चाहिए, वरना कहीं दिमाग की नसें फट गई आप लोगों की तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसलिए बीच बीच में रेस्ट देते रहना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस देखते रहना है, वहाँ से नहीं देखा तो आपका सारा दिमाग से जाता रहेगा। समझा रहा? ये मैथ्स है, आज पढ़ा कल गायब हो जाएगा दिमाग से एकदम। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल मैं भेज दूंगा, लेकिन आपको मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता रखा हूँ, क्लास के बाहर निकलते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना? तो अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। और बुकलेट आप लोगों के पास सही है ना? उसमें से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग। तो अभी कुछ दिन तो छुट्टी भी होगी आप लोगों को दशहरा का। दशहरा का कुछ ना कुछ दिन तो छुट्टी हो गई होगा ना, तो उसमें पूरा घूमना ही नहीं है, एकदम टाइम पास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स की क्लास का ऑफ रखा कुछ दिन और आप मैथ्स को टच ही नहीं किए, फिर मैं अगर पूछ रहा हूँ भाई बताइए 2/4 क्या होता है, तो आप सोच रहे हो क्या होता है, ये क्या पूछ दिया सर ने, ये क्या पूछ दिया। समझ रहा? ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना है, टच में रहना है। हो गया ना?
क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है क्या? इन्वर्स फंक्शंस के लिख लीजिए, काम आएगा आगे। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है ना इसमें, रिलेशन एंड फंक्शंस में लिखवाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका एक पूरा कंप्लीट सब सिलेबस होना चाहिए ना, इसलिए। लिखिए पहला, वो आपको पहले से पता है, अगर इन्वर्स फंक्शन होगा इसका मतलब वो क्या होगा, बाइजेक्शन फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन सेम है। लिखिए द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर कोई बाइजेक्शन फंक्शन है, क्या है, जैसे कि जो हम अभी तक जिसका इन्वर्स निकाल रहे थे, इन्वर्स क्यों निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो बाइजेक्शन फंक्शन है, वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल पा रहे हैं, वरना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो जिसका हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो जो निकल कर आया उसका इन्वर्स तो पहला वाला होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस मार्कर का इन्वर्स ये मार्कर है, इस मार्कर का इन्वर्स, तो इस मार्कर का इन्वर्स तो ये मार्कर होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस अगर ये बाइजेक्शन है तो ये भी तो बाइजेक्शन ही होगा, क्योंकि इसका भी तो इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, तो अगर ये बाइजेक्शन है तो ये भी तो बाइजेक्शन ही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। समझ में आया? थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इफ एफ मैप्स ए टू बी इज बाइजेक्शन, if f maps a to b is bijection and g maps b to a and g maps b to a is inverse of f, is inverse of f, then देखिए कहने का मतलब क्या है कि f एक फंक्शन है, g क्या है, इसी का इन्वर्स है। समझ में आया? तो अगर हम कॉम्पोजिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f कॉम्पोजिट g निकाल देते, क्या निकालते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, IB के बराबर। अब IB का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी में पढ़ा था ना, क्या होता था, 1 1 2 2 3 3 4 4 यही आना चाहिए, आइडेंटिटी होगा। तो f कॉम्पोजिट g अगर निकालते तो बाद में क्या है, g, तो यहाँ पर IB हो जाएगा। और अगर g कॉम्पोजिट f निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो a के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का सिर्फ मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, उन्हीं का मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पर b के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का मिरर इमेज बनता रहेगा 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर b में है a b c तो बनेगा a a b b c c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का? तो क्या लिखा आप लोगों ने, g maps b to a is inverse of f, then f composite g। अच्छा ये क्या हम, एक सेकंड, इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने, कोई बात नहीं, लिखा ना इसको, ठीक है। देन f कॉम्पोजिट g इज इक्वल टू IB,
अभी क्या लिखा आप लोगों ने, जी मैप्स बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ, देन एफ कॉम्पोजिट जी क्या था, एफ कॉम्पोजिट जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ रहा था, आई बी के बराबर, और जी कॉम्पोजिट एफ किसके बराबर आ रहा था, और ये आई बी और आई ए क्या है, आइडेंटिकल फंक्शंस। क्या है, आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, अगर मान लीजिए एक सेट है आपके पास 1 2 3, क्या है वो सेट ए है, क्या है, तो ए क्रॉस ए आप निकाल रहे हैं, क्या ए टू ए निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए टू ए। तो आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब ये हो गया सिर्फ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब 1 2 3 था ना, तो 1 1 2 2 3 3 सिर्फ यही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 सिर्फ यही बनना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है। और आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब, अच्छा आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, हमने आइडेंटिकल में पढ़ा था ना, आइडेंटिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता था, दो फंक्शंस अगर आइडेंटिकल है, क्या है, दो फंक्शंस आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, एक का डोमेन दूसरे का डोमेन के बराबर, दूसरे का रेंज पहले रेंज के बराबर, और उनका ग्राफ भी सेम होता था। यही तो पढ़ा था आइडेंटिकल फंक्शंस में। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एफ कॉम्पोजिट जी इज इक्वल टू आई बी एंड जी कॉम्पोजिट एफ इज इक्वल टू आई ए, वेयर आई ए एंड आई बी are the identical functions on the set A and B respectively. समझ में आया, कोई डाउट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से लिखवाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एफ मैप्स ए टू बी and G maps B to C, if F maps A to B and G maps B to C are two bijections, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है कि ये एफ मैप से टू बी है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये भी बाइजेक्टिव है, मतलब दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन जी कॉम्पोजिट एफ, क्या लिखेंगे, जी कंपोजिट एफ मैप्स ए टू सी, क्या लिखेंगे, इधर देखिए, जी कंपोजिट एफ मैप्स मतलब ये कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, तो ये कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो एक अलग सा फंक्शन निकल कर आएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक अलग सा फंक्शन निकल कर आएगा जिसका डोमेन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इसका रेंज क्या होना चाहिए, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इज क्या हो जाएगा, इज बाइजेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। एंड एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ऐसा है जी कंपोजिट एफ क्या है, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इसका अगर इन्वर्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स कंपोजिट जे इन्वर्स क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा।
जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स का अगर इन्वर्स निकालते हैं तो हो जाएगा एफ इन्वर्स कंपोजिट जी इन्वर्स, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? चलिए इसमें क्या लिखा था, देन जी कंपोजिट एफ, ये देन जी देन जी कंपोजिट एफ मैप्स ए टू सी इज बाइजेक्शन, क्या हो जाएगा? बाइजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको लिख लीजिए। अब देखिए एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ जो होते हैं वो कभी बराबर नहीं होते। क्या होंगे वो? बराबर नहीं होते। एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ बराबर नहीं होते। अगर वो बराबर आते हैं, क्या आते हैं? इसका मतलब उनके इन्वर्स बराबर हैं, मतलब कि एफ जो होगा वो जी के बराबर होगा। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ जो होंगे वो एक्स के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्स के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखिए, अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए इन जनरल एफ कंपोजिट जी एफ कंपोजिट जी डजंट इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। But if F composite G is equal to G composite F, but if F composite G is equal to G composite F, then F is equal to क्या हो जाएगा? G इनवर्स, और G is equal to क्या हो जाएगा? F इनवर्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? किसी एक का इन्वर्स दूसरे के बराबर होगा, या तो एफ का इन्वर्स जी के बराबर या तो जी का इन्वर्स एफ के बराबर होगा। क्लियर? उसके आगे लिखिए ऑल्सो एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स अगर आप निकालते हैं तो वो जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा, और ये किसके बराबर होंगे? एक्स के बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स के बराबर कहने का मतलब यहाँ पर जो एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक्स रियल नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। इफ एफ मैप्स आर टू आर is defined by f of x is equal to x cube plus 1, then find value of f inverse। किसका पता करना है? एफ इनवर्स 28 का। कैसे पता करेंगे? बोले अरे पहले एफ इनवर्स पता कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन एफ इनवर्स पता कर लेंगे पहले। एफ इनवर्स तो पता होना चाहिए ना। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, यही तो है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या हो गया? वाई माइनस 1, यही तो हो गया। बोले अब इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1। वाई की जगह एक्स आ जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब
एफ इनवर्स 28 मतलब एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, तो एफ इनवर्स 28 कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 28 माइनस 1, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, कितना आ गया, 3 आ गया। क्या इतना सोच रहे हैं उसके बारे में, बोले अरे एक्सी की तो वैल्यू पता करनी है, एक्सी की तो पता करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, एफ ऑफ एक्स के जगह पर 20 रख दीजिए, क्या रखेंगे, इसकी जगह पर 20 रख देंगे, क्योंकि यही तो वाई है एफ इनवर्स, इसके जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा वहाँ पर क्या रख देंगे 28, तो ये 28 हो जाएगा, प्लस 1 को इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 27, क्यूब रूट निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 आ गया, तो एफ इनवर्स 28 3 हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, बताइए, बता सकते, अरे नाम से ही तो पता चल रहा है। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू रिपीट होती है एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद उनकी वैल्यूज़ क्या होते जाती हैं, रिपीट होते जाती है, क्या होते जाएगी, चेंज नहीं, रिपीट होते जाएगी, सेम आते जाएगी, क्या होते जाएगी, सेम आते जाएगी। जैसे साइन एक्स का ग्राफ, किसका, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, क्या होता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, फिर 2π पे 0 होता है, तो 3π/2 पे -1 मतलब कि ये वाला पॉइंट, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, समझ में आया। फिर यहाँ पर -π/2 पे -1, फिर -π पे 0, फिर -3π/2 पे क्या हो जाएगा, +1, तो ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर। अब π/2 पे, अच्छा इसको आगे बढ़ाते हैं, 2π के बाद क्या आ जाएगा, बोले 5π/2 कितना आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस पे क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो फिर से ग्राफ ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला जाएगा, क्लियर। अब इधर देखिए, π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या थी, π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1, फिर किसके बाद होते जा रही है, 5π/2 पे y की वैल्यू क्या है 1 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है π/2 और यहाँ पर क्या है, तो जब भी 5π/2 को π/2 से माइनस करेंगे तो 5π - π 4π/2, और ये कट जाएगा, कितना जाएगा, मतलब हर एक 2π के बाद इंटरवल क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू रिपीट करती है, हर एक 2π के बाद साइन एक्स की वैल्यू रिपीट करती है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसमें 2π ऐड करेंगे तो 2π आ जाएगा, ये यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है 0 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो क्या होगा 2π, मतलब वो वैल्यू रिपीट करते चले जाएगी 2π के बाद। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है, कोई डाउट। तो ऐसे फंक्शंस, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, एक पीरियड के बाद उनकी वैल्यूज़ क्या होते चले जाती है, रिपीट होते चले जाती है, रिपीट होते चले जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं, क्लियर। तो इसमें लिख लीजिए पीरियोडिक फंक्शंस, हेडिंग डालकर लिख लीजिए, अ फंक्शन f ऑफ x, अ फंक्शन f ऑफ x is called periodic, a function f of x is called periodic if there exists a positive number, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, देखिए तो
ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t, और t क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। अ पॉजिटिव नंबर t called the period of the function, called the period of the function such that, ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ है, f ऑफ x में हमने क्या ऐड कर दिया? x में क्या ऐड किया? तो यहाँ पर f ऑफ x ही निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? f ऑफ π/2 कितना था? 1। π/2 में 2π को ऐड कर दीजिए, 5π/2 आ जाएगा, उस पर भी 1 ही रहेगा। फिर 5π/2 में 2π और ऐड कर दीजिए, 7π/2 कितना हो जाएगा? सॉरी 9π/2 कितना हो जाएगा? 9π/2। इसमें 2π ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9π/2। 9π/2 पे भी क्या होगा? 1 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2π ऐड करते चले जाएंगे, उसका वैल्यू 1 ही। तो x में t को ऐड कर दिया तो f ऑफ x से निकल कर आना है। यहाँ पर t क्या है? उसका पीरियड है। क्या है? उस पीरियड के बाद उसका वैल्यू रिपीट होता रहेगा। क्लियर? तो क्या लिखा? सच दैट f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x। For all values of x, for all values of x within the domain of x। अब x की कोई भी वैल्यू थोड़ी ले सकते हैं, सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन डोमेन के सारे वैल्यूज ले सकते हैं। तो क्या लिखा? विदिन द डोमेन ऑफ x। क्लियर? एग्जाम्पल, sin x and cos x are periodic over 2π। sin x and cos x are periodic over 2π। sin x और cos x का पीरियड क्या होता है? 2π। 2π के बाद वैल्यूज क्या होती है? रिपीट होते चले जाती है। tan x का पीरियड क्या है? पाई। tan x की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होते चले जाती है। लिख लीजिए, tan x इज पाई, पीरियड ऑफ tan x इज पाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ बच गई है। क्या बच गई है? प्रॉपर्टीज़। उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तभी तो डिटेल जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा बाकी रह गया है और इस पर क्वेश्चंस करने बाकी रह गए हैं। इसके पहले कौन सा किया था हमने? पीरियोडिक फंक्शंस के पहले देखिए, अभी किया ना, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पीरियोडिक फंक्शंस पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको फंक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका पीरियड क्या है, मतलब उसकी वैल्यू कितने कितने समय के बाद रिपीट करेगी, तो वो हम ग्राफ से निकालेंगे या तो अलग तरीके से सॉल्व करके निकालेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को याद है तो फिर को याद दिलाइएगा, नहीं याद है तो देखा जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़, आप लोगों को भी लगी होगी। ठीक है? क्या टाइम क्या हो रहा है? 1:07 हो गया। चलिए इतना ही।